जब भी हमारे सामने अंडरवर्ल्ड का नाम आता है तो हमारे जहन में वही चीज़ें तो कत्ल गारत, खून खराबा, चोरी, डकैती, गैंग रेप, इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में ज़रूर आती हैं। लेकिन आज हम जिस अंडरवर्ल्ड के डॉन का जिक्र करने जा रहे हैं, उसने ना अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गोली चलाई, न कभी चाकू उठाया, न किसी को डंडे से मारा। इस अंडरवर्ल्ड डॉन ने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को अपने हाथ से नुकसान नहीं पहुँचाया। दूसरी बात, इस अंडरवर्ल्ड डॉन ने तकरीबन 20 साल तक मुंबई पर राज किया, लेकिन इन 20 सालों में इस आदमी के खिलाफ कोई एक भी मर्डर का केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि इसने मर्डर किया ही नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन है कि जिसने आज तक एक मर्डर तक नहीं किया। तीसरी बात, इस शख्स का दबदबा और ऑरा इतना ज्यादा था कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी थी। तो कहते हैं कि उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली में इंदिरा गांधी के पास एक मैसेज पहुंचाया था कि वो जितना कहेगी उन्हें उतने पैसे दे देंगे, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकलवा दो। लेकिन उस डॉन की बात नहीं मानी गई। बम्बई के एक साबका पुलिस ऑफिसर का कहना था कि ये बात सच है कि मुंबई में कभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं खत्म होंगे। ये अंडरवर्ल्ड का काम हमेशा चलता रहेगा। पुलिस क्या, गवर्नमेंट क्या, कोई भी चाहकर इनको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर एक बात कहते थे कि मैं दुआ करता हूँ कि अगर अंडरवर्ल्ड का दौर हो भी सही तो हाजी मस्तान के दौर का हो। जी हाँ, हाजी मस्तान, जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, जिसने तकरीबन 20 साल मुंबई पर राज किया। ये ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन जिसने जिंदगी में कोई कत्ल नहीं किया, कत्लो गारत नहीं की, खून खराबा नहीं किया, गैंग रेप नहीं किया। आज का हमारा टॉपिक हाजी मस्तान, मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान। हालांकि उस दौर में 2 और डॉन भी हुआ करते थे। एक का नाम था करीम लाला और दूसरा वरदराजन। पहले ये तीनों डॉन एक साथ काम कर रहे थे। एक आधे इंसिडेंट को छोड़ के ये तीनों गैंग अपना अपना काम कर रहे थे और इनके दरमियान आज तक कोई गैंग वार नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि इन तीनों ने अपना अपना इलाका बांट रखा था और एक डॉन दूसरे डॉन के इलाके में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। वरदराजन और करीम लाला उस टाइम शराब और जुए का काम किया करते थे, जबकि हाजी मस्तान का मुकम्मल जोर स्मगलिंग पर था। हाजी मस्तान का एक उसूल था कि सोने के अलावा वो किसी चीज की स्मगलिंग नहीं करते थे, यानी जिससे नस्ल तबाह होती है, यानी कि हथियार और ड्रग्स। हाजी मस्तान ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी हथियारों और ड्रग्स का धंधा नहीं किया। तमिलनाडु के एक गाँव में 1 मार्च 1926 को मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म होता है। हाजी मस्तान का असल नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। मस्तान हैदर मिर्जा एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके वालिद एक किसान थे और जमीन इतनी थोड़ी थी कि वहाँ खेती बाड़ी करने से पूरा खानदान नहीं पल सकता था। मस्तान हैदर मिर्जा के घर बहुत ही ज्यादा गरीबी थी और कई दफा तो ऐसा होता था कि 2-2 दिन घर में खाना नहीं बनता था। मस्तान हैदर मिर्जा की उम्र जब 8 साल होती है तो उसके वालिद अपने बेटे को लेकर मुंबई पहुँच जाते हैं, ये सोच कर कि वहाँ जाकर कुछ कमाएंगे तो घर की हालत संवर जाएगी। मुंबई आने के बाद हाजी मस्तान के वालिद एक साइकिल पंचर और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलते हैं और वहीं से मस्तान हैदर मिर्जा 8 साल की उम्र से साइकिल पंक्चर लगाते और साइकिल रिपेयरिंग का काम करते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है, लेकिन आमदन इतनी नहीं हो पा रही थी। 8 साल का मस्तान हैदर मिर्जा मुंबई पहुंचे हुए अब 18 साल का हो चुका होता है, यानी मुंबई आए हुए उसे 10 साल हो चुके हैं। इस दौरान 10 साल तक लगातार वो साइकिल की पंक्चर लगाता और रिपेयरिंग का काम करता रहता। जहां मस्तान हैदर मिर्जा की दुकान थी, वहां से रोजाना की बुनियाद पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती और मस्तान हैदर मिर्जा उनको बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देखता रहता। उन गाड़ियों को देखता और कुछ बंगलों को देखता और हाजी मस्तान के दिल में ये ख्वाहिश जरूर उभरती कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। लेकिन 10 साल के अरसे में भी कोई इतनी कमाई नहीं हो पाई। अब साइकिल की मैकेनिकी करते हुए उसके वहाँ कुछ दोस्त बन गए। वहाँ कुछ दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि यहाँ जो तू महीने में कमाता है वो तू दिन में कमा सकता है, तू जा बंदरगाह और वहाँ जाकर कुल्ली बन जा। 10 साल बाद पहली दफा मस्तान हैदर मिर्जा अपनी दोस्तों की बातों में आकर अपने वालिद साहब के साथ एक बंदरगाह में चला जाता है और वहाँ जाकर कुल्ली का काम शुरू कर देता है। बंदरगाह पर जो भी जहाज आता उसका सामान अनलोड करना और सामान दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यही काम था मस्तान हैदर मिर्जा और उसके वालिद का। वहाँ उसकी मुलाकात एक और आदमी से होती है। वो देख लेता है कि ये लड़का बहुत तेज तराज और काम करने वाला है। वो उससे कहता है कि क्या तू ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो बता। मस्तान हैदर मिर्जा पूछता है कि वो कैसे। उसने कहा कि यहाँ बहुत सा सामान स्मगलिंग आता है, वो तू अपने कपड़े में छुपा कर अगर बाहर तक पहुँचा दे तो तुझे उसकी बहुत अच्छी अमाउंट मिल सकती है, लेकिन तूने वो सामान कस्टम वालों से बच बचा करके बाहर तक पहुंचाना होगा। मस्तान हैदर मिर्जा इस चीज की हामी भर लेता है और रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारा स्मगलिंग का सामान अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर तक पहुंचा देता है। 40 और 50 के दरमियान जो सबसे अहम चीज बाहर से स्मगल की जाती थी वो सबसे पहली चीज थी सोना। यानी सोना बाहर बहुत सस्ता था और इंडिया में बहुत ज्यादा महंगा था। सबसे पहले तो सोना स्मगल किया जाता था। उस दौर में यही चीजें सबसे ज्यादा स्मगल होती थी।
सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और घड़ियां। और इस स्मगलिंग का काम सऊदीया हज करने जाने वाले लोग जो वापस इंडिया आते थे वो भी बहुत ज्यादा करते थे। कभी वहां से गोल्ड के बिस्किट्स ले आए, कभी वहां से गोल्ड की प्लेटें ले आए। गोल्ड के बिस्किट्स और गोल्ड की प्लेटें स्मगल करना तो रोज का मामूल था। बहुत से लोग हज करने जाते और वापसी पे गोल्ड का बहुत सारा सामान वहां से ले आते और इन सब के गोल्ड को क्लियर करवाना मस्तान हैदर मिर्जा का काम था और उसे इस काम के लिए बहुत ही भारी अमाउंट दी जाती। सऊदीया से उसी बंदरगाह पर एक आदमी उतरा जिसका नाम था शेख मोहम्मद अलगारी। शेख मोहम्मद अलगारी जो कि बाकायदा स्मगलर था और स्मगलिंग में उसका बहुत बड़ा नाम था। उसकी मुलाकात मस्तान हैदर मिर्जा से होती है और वो मस्तान हैदर मिर्जा को अपने साथ काम करने की दावत देता है और मस्तान हैदर मिर्जा हामी कर लेते हैं। इस मुलाकात और दोस्ती के बाद रोजाना की बुनियाद पर स्मगलिंग का काम शुरू हो जाता है। इसी दौरान शेख मोहम्मद अल गालिब एक दिन सोना लेकर सऊदीया से मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचता है और उसके बाद उसने ये सारा माल मस्तान हैदर मिर्जा को देना था। अब वो जैसे ही माल मस्तान हैदर मिर्जा तक पहुंचा देता है तो उसकी मुखबरी हो जाती है और इसी दौरान कस्टम एहलकार शेख मोहम्मद अल गालिब को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछ-पूछ करते हैं। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उसने एक बहुत बड़ी तादाद में सोना मस्तान हैदर मिर्जा को दे दिया था। कस्टम वाले शेख मोहम्मद अल गालिब को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे 3 साल की सजा होती है। 3 साल अपनी सजा काटने के बाद वो दोबारा उसी बंदरगाह पर पहुंचता है और मस्तान हैदर मिर्जा से मिलता है और मस्तान हैदर मिर्जा उस शेख मोहम्मद अल गालिब को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर मस्तान हैदर मिर्जा वही ब्रीफ केस उठाकर उसके सामने रख देता है। वो पहली बार ये देखता है कि जिस तरह उसने वही बॉक्स उसको दिया था वो बॉक्स उसी हालत में उसको वापस किया गया, उसको खोला भी नहीं गया था। मस्तान हैदर मिर्जा उसको कहता है कि आप ये बॉक्स खोलकर देख लीजिए। शेख मोहम्मद अल गालिब जब उसको खोलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि जितना सोना उसने उस बॉक्स में उसको दिया था वो बिल्कुल पूरा था। उसकी इस ईमानदारी से वो इतना खुश होता है कि वो आधा सोना मस्तान हैदर मिर्जा को दे देता है। इसी वाक़ये से मिर्जा की जिंदगी यानी मस्तान हैदर मिर्जा की जिंदगी पलट जाती है। मस्तान हैदर मिर्जा अचानक अमीर हो जाता है और यहाँ कुछ अरसा काम करने के बाद उसे ये सारे गुर मालूम हो जाते हैं कि कैसे स्मगलिंग की जाती है। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, पैसे आते गए, स्मगलिंग में एक नाम बनता गया और मस्तान हैदर मिर्जा की जिंदगी बदलना शुरू हो गई। और अब मस्तान हैदर मिर्जा को अपनी शौक पूरे करने थे। मस्तान हैदर मिर्जा को लंबी गाड़ियों का शौक था तो सबसे पहले मर्सिडीज बेंज खरीदी। मर्सिडीज गाड़ी में घूमता और उसके बाद एक पोश एरिया में एक बंगला खरीदा। मस्तान हैदर मिर्जा फिल्मों का बहुत ज्यादा शौकीन था और उस टाइम के बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों से हाजी मस्तान की बहुत ज्यादा दोस्ती थी। कहते हैं कि इस सारे सफर में हाजी मस्तान ने इतना पैसा कमा लिया था कि एक मिलियनेयर डॉन बन चुका था। हाजी मस्तान को हमेशा सफेद ड्रेस पहनने का शौक था, हमेशा वो सफेद कपड़ों में मलबूस होते। मस्तान हैदर मिर्जा ने जब पहली दफा बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला को देखा तो उन्हें मधुबाला से प्यार हो गया और वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। और ये बात कहते हैं कि कहीं न कहीं मधुबाला तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे इस चीज का इल्म था कि ऐसा हो नहीं पाएगा। हाजी मस्तान का ये प्यार एक तरफा था क्योंकि मधुबाला की तरफ से ये प्यार बिल्कुल भी नहीं था। मधुबाला से तो इनका एक तरफा इश्क रहा, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक नई एक्ट्रेस दिखाई दी। उसका नाम सोना था और वो शक्ल सूरत में काफी हद तक मधुबाला से मिलती जुलती थी। तो जब हाजी मस्तान ने सोना को देखा तो उसने कहा मधुबाला ने सही तो मधुबाला की हम शक्ल ही सही। फिर हाजी मस्तान को सोना से प्यार हो गया। सोना की कई फिल्मों के लिए हाजी मस्तान ने फाइनेंशियली हेल्प भी की, लेकिन सोना एज अ हीरोइन इतनी खास चल नहीं सकी। लेकिन आखिर में मस्तान मिर्जा ने सोना से शादी कर ली। इसी दौरान हाजी मस्तान का काद, शोहरत, पैसा सब कुछ बढ़ता जा रहा था और बिना गोली चलाए, बिना किसी को मारे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मुंबई का डॉन बन चुका था हाजी मस्तान मिर्जा। ये तमाम नए नए आने वाले अंडरवर्ल्ड के डॉन हाजी मस्तान के चेले थे, यानी दाऊद इब्राहिम, पठान ब्रदर्स और बाकी तमाम, क्योंकि हाजी मस्तान ने ही उनको ये चीजें सिखाई कि स्मगलिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। और बाकी तमाम अंडरवर्ल्ड ने बगैर कोई बात की हाजी मस्तान की बात को मानना होता था, क्योंकि हाजी मस्तान को ये सब अपना गुरु मानते थे। कई साल बीत जाने के बाद भी हाजी मस्तान का काम बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा था और इस दौरान वो एक दफा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी कि हाजी मस्तान पुलिस वालों को और कस्टम वालों को बहुत महंगे महंगे तोहफे देता था और उन तोहफों के जरिए उनको खरीद लेता और जो पुलिस वाले और कस्टम वाले न बिकते वो उनका ट्रांसफर करा लेता। मुंबई पुलिस के एक साबका अफसर के मुताबिक एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को खरीदने की हाजी मस्तान ने बहुत ज्यादा कोशिश की। वो हाजी मस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। जब भी हाजी मस्तान की कोई खेप आती तो वो उस खेप को पकड़ लेता और इस वजह से हाजी मस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हाजी मस्तान ने उस ऑफिसर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। जब हाजी मस्तान ने ये बात देखी कि हमें अब रोज का नुकसान हो रहा है और ये खरीदा भी नहीं जा रहा, तो हाजी मस्तान ने अपने लिंक्स लड़ाए और उसका ट्रांसफर करा दिया। और कहते हैं कि जब उस ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ और वो घर लौटने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट में बैठता है, इसी दौरान उसकी साथ वाली सीट पर हाजी मस्तान जाकर बैठ जाता है और सिर्फ उसे इतना कहता है कि ऑल द बेस्ट। हाजी मस्तान को कोई अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वहाँ उसने बाकायदा उसे अच्छे फ्यूचर के लिए विश किया और उस ऑफिसर से हाथ मिलाकर वापस हाजी मस्तान लौट
रिपोर्ट आता है। हाजी मस्तान की सबसे अच्छी बात जो तमाम अंडरवर्ल्ड को और पुलिस को भी पसंद थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सबसे पहले खरीदने की कोशिश करता है। अगर कोई खरीदने में नहीं आता, कोई बहुत ही ज्यादा ईमानदार ऑफिसर है तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता था। यही हाजी मस्तान की पहुंच थी और कॉन्फिडेंस था कि हम मुल्क में जो मर्जी करें, पुलिस, नेता, ऑफिसर कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। 1974 में एक मंत्री से हाजी मस्तान की अनबन हो जाती है तो वो मंत्री वो दिल्ली में धरने पर बैठ जाते हैं और हाजी मस्तान को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। तो उसी दौरान हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन जेल नहीं भेजा जाता। कोल्हापुर में 2 रात के लिए उसे एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है और वहाँ तमाम ऐशो आराम की चीजें मस्तान मिर्जा को प्रोवाइड कराई जाती हैं जो जो उसे जरूरत थी। 1974 तक हाजी मस्तान एक दफा भी जेल नहीं गया और जो पहली दफा हाजी मस्तान की गिरफ्तारी हुई इसमें भी इसको जेल नहीं भेजा गया बल्कि एक गेस्ट हाउस में रखा गया था और गेस्ट हाउस में भी पुलिस वाले ही उसकी सेवा कर रहे थे। इस वाक़ये के सिर्फ 1 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं और इस इमरजेंसी के दौरान तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और इस तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन भी गिरफ्तारी में आ जाते हैं। मस्तान मिर्जा भी इसी दौरान पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं और जेल पहुंचा दिए जाते हैं। ये 1975 की बात है कि जब मस्तान मिर्जा इंदिरा गांधी तक मैसेज पहुंचाते हैं कि आप मुझे रिहा कर दें और जितना उसके बदले में आप पैसा चाहती हैं आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं मानी गई। इसी दौरान पहली दफा हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है। वो भी इमरजेंसी के दौरान जेल में थे और कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान तकरीबन 18 महीने तक मस्तान मिर्जा जेल में रहे और इन 18 महीनों ने मस्तान मिर्जा को बदल कर रख दिया और उस बदलने की सबसे बड़ी वजह थी जेपी नारायण। कहते हैं कि जेपी ने सुल्तान मिर्जा को इस चीज की कसम दी थी कि आइंदा के बाद तुम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करोगे जो मुल्क के खिलाफ होगा और मस्तान मिर्जा ने ये कसम खाई थी। 18 महीने के बाद जब वो जेल से रिहा हुए और दोबारा इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। इस गवर्नमेंट बनने के बाद तकरीबन 40 लोगों को, जिनमें मस्तान मिर्जा का नाम भी था, उनको माफी दे दी गई। उनको माफी देने की वजह सिर्फ यही थी कि इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी की हाजी मस्तान ने बहुत ज्यादा मदद की थी और सवीर किस्म का क्राइम यानी मर्डर, रेप, इस तरह का कोई भी केस हाजी मस्तान के खिलाफ नहीं था। मस्तान मिर्जा जेपी से जेल में एक वादा कर चुका था कि आइंदा के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। 1980 में मस्तान मिर्जा हज करने के लिए चला जाता है। हज करने के बाद मस्तान हैदर मिर्जा का नाम तब्दील हो जाता है और लोग उसे हाजी मस्तान के नाम से जानना शुरू हो जाते हैं। 1984 में मस्तान हैदर मिर्जा यानी अब हाजी मस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखते हैं जिसका बाद में नाम 1990 में ये चेंज भी करते हैं और इस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा तकमीयत बख्शने वाले दिलीप कुमार थे। इन्होंने छोटे मोटे चुनाव भी लड़े लेकिन ये पार्टी वो इतनी खास कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इस पार्टी को फंड करने के लिए जितना भी ब्लैक मनी लगाया गया वो इंतहा का था, लेकिन आखिरकार हाजी मस्तान को ये पार्टी खत्म करना पड़ी। और इसी दौरान दाऊद इब्राहिम भी हाजी मस्तान के लिए लगातार काम कर रहा था। उस दौरान छोटा राजन का नाम भी बहुत ज्यादा उठ रहा था, लेकिन मुंबई में एक बात तो कन्फर्म थी कि हाजी मस्तान के बाद जो अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही होगा। लेकिन हाजी मस्तान की स्मगलिंग में कुछ उसूल थे। वो उसूल ये थे कि स्मगलिंग में ड्रग्स नहीं होंगी, हथियार नहीं होंगे, शराब नहीं होगी। और कहते हैं कि हाजी मस्तान ने दाऊद इब्राहिम को एक नसीहत की थी कि जब तक तुम आम आदमियों को तंग नहीं करोगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, याद रखना पुलिस कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी। और हाजी मस्तान ने दाऊद इब्राहिम को इस अपने काले धंधे का एक टाइम भी बताया था कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान ये काम करना होगा, क्योंकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तकरीबन आम आदमी रोड पर नहीं होता, अपने घर में आराम कर रहा होता है और हमारे इस धंधे की वजह से आम आदमी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब तुम ये करोगे तो तुम आम आदमी के बीच में नहीं आओगे और जब तुम आम आदमी के बीच में नहीं आओगे तो पुलिस तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। ये एक फलसफा था हाजी मस्तान का और ये फलसफा बहुत ही हद तक कामयाब भी था। जब पॉलिटिकल पार्टी की इब्तिदा की तो हाजी मस्तान की पकड़ पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगी और वहाँ दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ने लगा और फिर दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान का गैंग छोड़ दिया, उसने अपना खुद का गैंग बना लिया और फिर जो जो काम हाजी मस्तान ने नहीं किए, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे हथियार हो, वो सारे काम दाऊद इब्राहिम ने किए। बॉलीवुड से वसूली हो, बिल्डर से वसूली हो, कोई काम दाऊद इब्राहिम ने छोड़ा नहीं। हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड से निकलने का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वहाँ सारी स्मगलिंग, ड्रग्स की, हथियारों की और शराब की और इस तरह की चीजें शुरू हो गई। बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई जिसका नाम था दीवार। वो मूवी टोटली हाजी मस्तान पर बनाई गई थी। 1994 में मुंबई में ही हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो जाती है। वहाँ करीम लाला और वर्दा राजन भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन की जो पहली खेप थी, हाजी मस्तान, वर्दा राजन और करीम लाला जैसे लोग इस दुनिया से चले गए। अंडरवर्ल्ड का टोटली चेहरा ही बदल गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोग और छोटा राजन जैसे लोग सामने आए। अगर अंडरवर्ल्ड अभी भी हाजी मस्तान जैसे लोगों के रूल पर चलता तो शायद अंडरवर्ल्ड की ये हालत ना होती, कत्लो गारत ना होती, डकैती ना होती, गैंग रेप ना होते। इसलिए तो मुंबई के एक साबका पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर गैंग जरूरी है तो हाजी मस्तान जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे के खिलाफ कत्ल का एक मुकदमा नहीं था। क्योंकि ये बात सच है कि उसने अपनी जिंदगी में
एक कत्ल भी नहीं किया। ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।